क्षेत्रवाद एक समस्या के तौर पर है। क्षेत्रवाद को, इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए, समस्या को सुलझाया कैसे जाए, सुलझाया कैसे जाए, ये आना चाहिए दिमाग में। और अंत में निष्कर्ष, क्या लिखना होगा, निष्कर्ष। ठीक। और क्योंकि क्षेत्रवाद को कम करने के लिए हमारे देश में एक क्या बना है, संविधान। तो संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। तो प्रश्न है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि क्षेत्रवाद है क्या, क्या है क्षेत्रवाद, इसको समझते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। आपने अगर उस पढ़ा होगा, लगभग 5-6 पेज मैंने आपको कल भेजे थे, लगभग 6 पेज होंगे, 7 पेज। आपको कितने लोग समझा कि 7 पेज में जो 1 घंटे का लेक्चर था, लगभग वही सब बातें क्या है, लिखी हुई थी। तो ये भी एक तरीका हम लोग अपना सकते हैं, जैसे बाहर अपनाया जाता है कि मैं समझा दूं और उसको आपको क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए। उसको चाहे आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए, चाहे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। कहीं कहीं हम लोग ये भी तरीका अपना लेंगे ताकि कोर्स समय से क्या होता रहे, समाप्त होता रहे। क्षेत्रवाद होता क्या, जैसे मैं कई बार खुद में मैंने बोला है कि मैं राष्ट्रवाद को नहीं मानता हूं, मैं क्षेत्रवाद को मानता हूं। कई बार मैंने, मेरे मुख से आपने जो सुना होगा, तो मैं ये शब्द क्यों बोलता हूं, आखिर मैंने क्यों बोला इस शब्द को, क्या मुझको अपने देश से प्रेम नहीं है, है? लेकिन फिर भी मैंने बोला इस शब्द को क्यों। हाँ, कोई बोला। हाँ, लेकिन मैंने क्यों क्षेत्रवाद की बात की, क्यों मैं अपने बुंदेलखंड की बात करता हूँ, क्यों मैं अपने बांदा की बात करता हूँ, मतलब ऐसा क्या नाराजगी है। ठीक है, तो पहले अच्छा परिभाषा पूछ लिया जाए। परिभाषा है, क्षेत्रवाद क्या है, कोई बताएगा, बताओ सर। क्या है क्षेत्रवाद, हम किसको मानते हैं क्षेत्रवाद, पहले इस पे आते हैं। हाँ, हाँ। कहने का अर्थ हुआ कि जो उस क्षेत्र की पहचान है, जिससे हम उस क्षेत्र को पहचानते हैं। तो क्षेत्र को पहचानते किससे किससे हैं, निश्चित है किसी भी क्षेत्र की पहचानने के लिए हम लोग कुछ शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे वहां की भाषा, तुरंत बता देंगे कि भाई इस क्षेत्र के हो आप, तुरंत बता देंगे, देर नहीं लगेगी, तुरंत बताएंगे भाई तुम गुजराती हो, भाई तुम महाराष्ट्र के हो, मराठियन हो, बता देते हैं ना। यानी कि भाषा का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, संस्कृति, उसका कल्चर कैसा है, उसके 30 त्योहार कैसे हैं। तो वेशभूषा भी ले लें इसमें, कि लोग मानते हैं वेशभूषा से भी हम उस क्षेत्र को क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे हमारे बुंदेलखंड में बांदा का वेशभूषा क्या है, अलग है। अब तो खैर वेस्टर्न हो गया है, लोग, नहीं तो पहले तो लोग बता देते थे कि आप ग्रामीण क्षेत्र के, बांदा क्षेत्र से लग रहा है, संबंध रखते हैं, क्योंकि हमारा पहनावा देख के लोग बता देते हैं। जैसे बनारस के पहनावा देख के आप बता दोगे कि आप बनारसी हो, या कलकत्ता का देख करके आप पश्चिम बंगाल के हो, है ना। चेन्नई का होगा तो आप चेन्नई साइड के हो, है ना, वेशभूषा से। ठीक। और त्योहारों से हो सकता है, त्योहार से। और धर्म को भी ले सकते हैं, धर्म के आधार पर भी क्षेत्रवाद आ जाता है, धर्म को लेकर के भी। ठीक है, यानी कि क्षेत्रवाद का मतलब हुआ कि हम जो विविधता होती है लोगों के अंदर, उसके आधार पर अगर हम अलग अलग बात कर रहे हैं, जैसे हम भाषा हमारी अलग अलग है, हमारा वेशभूषा अलग अलग है, हमारे 30 त्योहार त्योहार मनाने के तरीके क्या हैं, अलग अलग हैं। हमारे शायद में धर्म, धर्म मतलब होता है जैसे किसी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी क्या है, ज्यादा है, किसी क्षेत्र में हिंदू आबादी क्या है, कम है, कहीं पर सिख आबादी ज्यादा है, कहीं पर सिख आबादी क्या है, कम है। उसके आधार पर भी क्षेत्रीयता आती है। जैसे पंजाब, पंजाब के लोग इस बात पे गुमान करते हैं कि वहां पर सिखों की संख्या क्या है, ज्यादा है। और कभी कभी अलगाववाद की भी वजह बनती है, नहीं बनती है, अलगाववाद की वजह ये बनती है कि वो कहते हैं नहीं खालिस्तान होना चाहिए, सुना होगा आपने, वो खालिस्तान की मांग करते हैं कि नहीं हमारा भाषा, धर्म, संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, खान पान सब कुछ क्या है, अलग है। तो हम जब अलग है तो हमको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो क्षेत्रवाद की डिफिनेशन में इन सबको जोड़ करके हम क्षेत्रवाद को क्या कर देंगे, परिभाषित कर देंगे। तो मैं अभी लिखवा दूंगा आपको, फिर प्रश्न या तो फिर लिखवाते चले जाएं, नहीं तो फिर कल जैसे भेजना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ रोज मैं आपको भेजूं, तो पहले परिभाषा लिखते जाओ, फिर एक एक पे चलते हैं। लिखिए परिभाषा क्षेत्रवाद। लिखिए, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है। लिखते जाओ, नहीं तो फिर क्या होता है, 1 घंटा निकल जाता है, पता भी नहीं चलता फिर। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है। आपके पास लिखने के लिए कम से कम 6-7 पेज का एक मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध
ऐसे क्षेत्र से होता है, जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है, जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो जो सांस्कृतिक, सामाजिक, जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों से अपने अपने पृथक अस्तित्व को, पृथक मतलब अलग, अपने पृथक अस्तित्व को, पृथक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जागृत होती है, पृथक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जागृत होती है, जागृत होती है। ठीक, ये है क्षेत्रवाद। कुल मिलाकर के क्षेत्रवाद कब तक सकारात्मक होगा? अब मैंने आपसे कहा ना कि दोनों के पक्ष होते हैं, सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक। कल क्या क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता सकारात्मक भी थी और नकारात्मक भी थी। तो क्षेत्रवाद कब तक सकारात्मक माना जाए? बताइए, कोई बताओ। हाँ बताओ, खुल के बोला करो, डरने की कोई बात ही नहीं है ना? हाँ, हम क्षेत्र के विकास के लिए बात कर रहे हैं, देश से अलग होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हम इस देश के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना विकास करें, है ना? तो नकारात्मक कब हो जाएगा? हाँ, जब हम सिर्फ अपने लिए सोचने लगे, ये सोचने लगे कि केवल हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें दूसरे से लेना देना नहीं, जितनी भी योजनाएं हो केवल हमारे तक आ जाए, तो इसका मतलब आपके अंदर राष्ट्र की भावना क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। तो क्षेत्रवाद तब तक सकारात्मक है जब तक आप अपने आप को उठाने के लिए कुछ मांगे कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप हमको भी उठाओ और पड़ोसी को भी उठाओ, लेकिन हम ये नहीं करें कि सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान दो और कहीं ना कहीं हमारे अगल जो हमसे भी गरीब हैं उन पर ध्यान ना दो। तो क्षेत्रवाद तब तक सकारात्मक है जब आप अपने को ऊपर उठाने की क्या करते हैं? कोशिश, लेकिन एक राष्ट्र के अभिन्न अंग के रूप में कहा जा सकता है। इस तरह से लिख लीजिए इस बात को। लेकिन क्षेत्रवाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्षेत्रवाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्षेत्रवाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्षेत्रवाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। क्षेत्रवाद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। लिख लीजिए, सकारात्मक क्षेत्रवाद, सकारात्मक क्षेत्रवाद। सकारात्मक क्षेत्रवाद लिखिए, जब 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 अपने क्षेत्र के विकास के लिए, जब अपने क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए, जब अपने क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के लिए, विकास के लिए मांग की जाती है, मांग की जाती है, मांग की जाती है राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, मांग की जाती है राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, राष्ट्र के एक अभिन्न अंग के रूप में। तो इसे सकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं। तो इसे सकारात्मक क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक, नकारात्मक लिख लीजिए। नकारात्मक में क्या लिख दोगे? सेम कुछ लिखोगे, लास्ट में क्या लिख दोगे? राष्ट्र से अलग होकर के।
जल्दी से लिखिए फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा तेज लिखा करिए, हाँ, क्योंकि स्पीड चाहिए है वहां पर। लिख गया होगा। हेडिंग डालिए, क्षेत्रवाद के उदय के कारण, जो सेकंड हेडिंग पड़ी है बोर्ड पे, क्षेत्रवाद के उदय के कारण। तो एक एक करते हैं डिस्कस इस पे। क्षेत्रवाद के उदय के कारण। चलिए, पॉलिटी पढ़ा है सबने? किसने किसने पढ़ा है? सबने पढ़ा है, ठीक। तो बता दीजिए, पॉलिटी के आधार पर क्षेत्रवाद पनपा था, लड़ाई झगड़े भी हुए थे, हम एक चैप्टर भी पढ़ते हैं। बताओ। भाषा के आधार पर, बढ़िया। तो पहला जो हमने देखा अपने देश में, वो क्षेत्रवाद देखा किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो अब तो ये पूरा पढ़ा हुआ है आपका, तो कुछ बताइए, कुछ एक दो लोग। राज पुनर्गठन पढ़ा था ना आप लोगों ने अच्छे से? ठीक है। कुछ आयोग आयोग बताओ तो मुझको लगे कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों से बातचीत हो रही। एस, धर आयोग। ठीक, धर आयोग की बात की आपने। हाँ, बोलते जाओ बस। जे वी पी समिति बनी, ठीक है। हम्म। धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए कि होना चाहिए? हाँ, प्रशासनिक आधार पर कहा था। कोई बता सकता है? पॉलिटी तो सबने पढ़ी है ना, पूरी क्लास पॉलिटी पढ़ी बैठी है ना। पढ़ा है ना? क्यों अभिनव, पढ़े हो ना पॉलिटी? भूल गया? जीएस की तैयारी के समय क्या समझ में आ रही है बात? एक बात क्या समझ में आ रही है, एक बात क्या क्लियर है, कि कहीं से कहीं पर भी विषय में कोई भी चीज आ सकती है। बैठो। ये बताया था कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, हमको राज्यों को बांट देना चाहिए, ये बात उठी थी। और उसके बाद जेवीपी समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? जेवीपी समिति। जिसने कहा, जे का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू। वी का मतलब क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब क्या? पट्टाभी सीता रमैया। इन्होंने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर अगर बांट देंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। नहीं, हमारे साथ बहुत सारी भाषाएं हैं। तो फिर हर व्यक्ति भाषा के आधार पर अपने आप को अलग करने की क्या करेगा? मांग करेगा। तो ऐसा करिए कि इसको, ये हमको सिफारिश पसंद नहीं है। तो फिर क्या होता है, जो तमिल भाषी क्षेत्र था आंध्र, वहां पर आंदोलन उग्र हो जाता है। अब तो ध्यान आ रहा होगा, आंदोलन उग्र हो जाता है। तो जब उग्र हो जाता है, जो उनके लीडर थे अपने आप को क्या कर लेते हैं? आत्मदाह कर लेते हैं। आत्मदाह मतलब अपने आप को जला लेते हैं, वो लीडर खत्म हो जाते हैं। जब लीडर खत्म हो जाते हैं तो आंदोलन क्या हो जाता है? और उग्र हो जाता है। तो फिर 1953 में पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। और जैसे ये भाषा के आधार पर बनता है पहला राज्य, तो फिर धीरे धीरे अन्य जगह से भी ये मांग उठना क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो फिर इसके बाद, क्योंकि आम चुनाव हो चुके होते हैं, देश में अब खुद की सरकार बन चुकी होती है, तो एक नया आयोग बनता है, इसको कहते हैं धर आयोग। सॉरी, फजल अली आयोग था ना, अली आयोग, फजल अली कह देते हैं। धर आयोग तो पहले बन गया, फजल अली आयोग। तो इस आयोग ने क्या कहा? इस आयोग ने भी वही कहा जो धर ने कहा था। क्या कहा? कि भाषा के आधार पर अगर सर आप बांट देंगे, तो इससे आपकी जो एकता है वो क्या हो जाएगी?
बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आपके प्रांत बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ है, गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ है, गुजरात की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है, और अगर इनको हम बांट देंगे तो ये भाषा के आधार पर एक हो जाएंगे, तो अपने क्षेत्र को बढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या किया गया, गठन, उसके अध्यक्ष थे ये, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाने के बाद ये स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर ही हमको राज्यों को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। और फिर सिलसिला चालू हो गया भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का। जैसे आपने देखा गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, उधर हरियाणा अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, चंडीगढ़ अलग हो गया। पढ़ा है ना आप लोगों ने सब ये। फिर यहाँ पर नीचे आपका केरल क्या हो गया, अलग हो गया। फिर इसके बाद आपने और बहुत कुछ पढ़ा, उसमें पॉलिटी में इतना डीप नहीं जाते हैं। आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा, जाकर के नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा पहले असम प्रांत था, फिर असम प्रांत से छोटे छोटे राज्यों को क्या किया गया, बनाया गया। फिर दमन दीव को अलग किया गया, गोवा को अलग किया गया, पुदुचेरी को अलग किया गया, वो आपने पूरा पढ़ा है। इतना वो लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपने बस इतना लिख दिया। लेकिन इसके बाद ये तो भाषा के आधार पर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मांग फिर और उठी, तो एक तो आधार भाषा हो गया, ठीक, इससे क्षेत्रवाद जन्म देता है। फिर दूसरा कारण क्या होता है बताओ, ये तो भाषा हो गया, दूसरा कारण बताइए। इसी में ही राज्यों के पुनर्गठन में ही दूसरा कारण भी छिपा हुआ है। चलिए मैं आपको प्रश्न देता हूं, ठीक है, आप उसका आंसर दीजिएगा। आगे चलकर के कुछ राज्य बने, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, वर्तमान में तेलंगाना। ये जो राज्य बने, ये किसके आधार पर बने, असंतुलित विकास। यानी कि एक कारण और हो सकता है कि अगर एक तरफ का विकास ज्यादा हो रहा है और दूसरी तरफ विकास कम हो रहा है, तो निश्चित है लोग लड़ाई करेंगे। जैसे हमारा बुंदेलखंड भी है, बुंदेलखंड भी है। आप देखेंगे कि बुंदेलखंड में खनिज बहुत है। हम तो बांदा के रहने वाले हैं, सभी जानते हैं। हमारे यहाँ जाओ रोड पे, ट्रक ही ट्रक निकलते हैं। ट्रक किससे भरे होते हैं, बालू से और गिट्टी से। और सब ट्रक जा कहाँ रहे हैं, अन्य क्षेत्र। गिट्टी और बालू से हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को इससे बहुत बड़ा राजस्व भी तो मिल रहा है, रॉयल्टी भी तो मिल रही है। लेकिन सरकार इस रॉयल्टी का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नहीं करती है। ना हमारे पास अच्छी शिक्षा है, ना बुंदेलखंड में एम्स होना चाहिए, अगर आपको लगता हो। ना बुंदेलखंड में अपने आप में एक एम्स होना चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक होना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली भागना ना पड़े। बीमार हो तो हम एम्स में जाके अपना क्या करा लें, इलाज करा लें। बुंदेलखंड में उद्योग होने चाहिए बड़े बड़े। बुंदेलखंड में किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री नहीं है, जितने भी आप जिले हैं सबको जोड़े, कहीं कोई इंडस्ट्रियां नहीं है। झांसी ना कह देगा, झांसी में एक ही है HAL या भेल करके कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। इंडस्ट्रिया तो वो होती है, तो वो भी सरकार की है। इंडस्ट्री तो होती है जैसे नोएडा, जैसे गुरुग्राम, ये इंडस्ट्रियां जहां पर 1000 लोगों को क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। तो ऐसे ही मांग, जैसे उत्तराखंड की मांग हुई थी, तो एक समय यूपी का उत्तराखंड का हिस्सा था, डेवलप नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि जितना पर्यटन था वो सब उत्तराखंड में ही था। हम लोग जितना भी घूमने जाते थे सब उत्तराखंड ही तो घूमने जाते थे। तो जब उत्तराखंड घूमने जाते थे तो सारा पैसा उत्तराखंड में आता था, ये पूरा पैसा लखनऊ आता था। और लखनऊ में जो मुख्यमंत्री होता था वो अपने क्षेत्र का क्या करता था, विकास। यादव जी आए तो सफे का विकास, मायावती जी आई तो लखनऊ का विकास, हाथियों का विकास, लखनऊ का विकास। फिर इसके बाद वर्तमान के भगवाधारी आ गए तो अपने पूर्वांचल का विकास, गोरखपुर का विकास। सब अपने अपने क्षेत्र का क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो कह सकते हैं कि फिर वहां के लोग जहां से पूंजी जा रही है, वो लोग फिर एक होने लगते हैं और फिर अपने क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो कहेंगे बुंदेलखंड में मांग क्यों नहीं होती है, हम लोग न्यूट्रल लोग हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। ये मैंने अभी आपको इतिहास में बताया है। और मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपकी क्लास में कि आज तक कभी आपने विरोध किया है किसी का जीवन में, आज तक। अब ये ना कहना मैंने अपने बड़े भाई का विरोध किया। आज तक कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ कि आपने नाराजगी प्रकट की हो किसी नेता से, सांसद से, विधायक से, DM से, SP से? नहीं की होगी। नाराजगी तो होगी ना मन में। किसके मन में अच्छा नाराजगी है सिस्टम के प्रति? एक, दो, तीन। अब वो कह देना कि वो कामरा वाली कहानी ना हो जाए,
महाराष्ट्र वाली है, उसने एक लाइन बोली तो उसके ऑफिस को तोड़ उड़ डाला है, उसको गाली गलौज हो रही है? तो है सिस्टम के खिलाफ। तो कभी होती है हिम्मत कि कुछ सिस्टम से टकराया जाए? होती है। तो बेवजह टकराने का भी कोई मतलब नहीं है, कुछ अपने में सामर्थ्य हो तो फिर टकराने का भी, है ना? तो क्या गुस्सा है सिस्टम से? किस बात पे नाराज हो तुम बुंदेलखंड के वासी? क्या नाराजगी है? हाँ, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, इंफ्रा नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। अमीर और गरीबी का भेदभाव बहुत है, असमानता है, आर्थिक असमानता है हमारे यहाँ पर। कुछ के पास इतना पैसा है कि कमरों में भरा है, हाँ, और कुछ के पास कमरे बात तो सही है। तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, असंतुलित विकास। बहुत अच्छा, और बताइए। आप ही लोग जवाब दे रहे हो, मैं लिख पाता चला। जो 2 पॉइंट लिख लीजिए, चल लिखे, फिर बढ़ते हैं आगे। कौन सी हेडिंग थी पहली वाली, क्या थी? नहीं, क्षेत्र नहीं, भाषा के आधार पे था ना, उसको ले आते हैं बोर्ड में। ये लिखे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा सा तेजी से लिखते जाएगा तो कोर्स भी होता जाएगा, जो बचेगा तो भेज दूंगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद कोई नई विचारधारा नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के अनुसार क्षेत्रवाद कोई नई विचारधारा नहीं है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद कोई नई विचारधारा नहीं है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक, प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक, प्राचीन से लेकर वर्तमान समय तक, समय समय पर अनेक ऐसे कारण रहे हैं, समय समय पर अनेक ऐसे कारण रहे हैं, समय समय पर अनेक ऐसे कारण रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म दिया, जिन्होंने क्षेत्रवाद को जन्म दिया। पहला कारण क्या था? भाषाई आधार, भाषा के आधार पर। हेडिंग कर लो, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर लिखिए। भाषा के आधार पर लोगों को एक एक ऐसे लिखो, भाषा के आधार पर लोगों को एकीकृत करना, इकट्ठा करना, मतलब भाषा के आधार पर लोगों को एकीकृत करना। जैसे आज भी आपने देखा होगा, मराठी लोग एक होते हैं तो लोग यूपी के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर लोगों को एकीकृत करना, एकीकृत करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, सबसे आसान होता है। देखिए 1920 में आईएनसी द्वारा, आईएनसी जानते हैं ना? हाँ, 1920 में आईएनसी द्वारा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। मांग की गई 1927 में, 1927 में नेहरू रिपोर्ट, 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को पुनः दोहराया गया। 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को पुनः दोहराया गया। 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को पुनः दोहराया गया। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हुई।
जिसमें सॉल्ट में लिख देते हैं, जिसमें धर आयोग, जिसमें धर आयोग और फजल अली आयोग, याद आ रहा है ना ये चीज, धर आयोग तथा फजल अली आयोग, बोर्ड पे लिखा भी है, धर आयोग तथा फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर, ने भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पुनर्गठन की सिफारिश की, पुनर्गठन की सिफारिश की। उदाहरण एक लिख दीजिएगा, कौन सा उदाहरण लिखोगे? आंध्र प्रदेश वाला, वही 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, इस तरह से एक उदाहरण लिख देना। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। लिख गया यहां तक? चलिए फिर आगे लिखिए। इसके बाद और लिख दीजिएगा, इसके बाद गुजरात महाराष्ट्र से लिख दीजिएगा, गुजरात महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राज्यों का भी पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। इसके बाद गुजरात महाराष्ट्र केरल और क्या था, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ आदि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। लिख गया। फिर दूसरा क्या हेडिंग पड़ी है? आर्थिक असंतुलन के आधार पर, यही है ना? तो ये एक साथ हम सेकंड नंबर पे इसको क्यों लिख रहे हैं बताओ? क्योंकि आगे जो कुछ राज्य बने, कौन कौन से, छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड तेलंगाना, वो किसकी मांग पर उठे हैं कि असंतुलित विकास हुआ है। तो हेडिंग डाल दीजिए आर्थिक असंतुलन के आधार पर, आर्थिक असंतुलन के आधार पर। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बुंदेलखंड में एकता क्यों नहीं हो पाती, पता है आपको? बुंदेलखंड के लोग एक नहीं हो सकते किसी हाल में। बिहारी एक है, मराठी एक है, तेलुगु भाषी एक है, बुंदेलखंड एक नहीं हो सकता। बुंदेलखंड में आपने यूनिटी भी नहीं देखी होगी और कभी नहीं देखा होगा बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया हो। कोई बता सकता है क्यों? ये मैंने उसका जवाब भी दिया है, यहीं पर पढ़ाते पढ़ाते जवाब दिया था। हाँ, ठीक, आराम से बोला करो ना, धैर्य से, इतना घबरा के क्यों बोल रहे हो? ये है, हम लोग नहीं बोल पाते तो लगता है कि हाँ किस प्रकार बोल, तो इसको सीखो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बोलना क्या हो जाओगे, सीख जाओगे, है ना? तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि फजल अली आयोग में ये कहा गया था कि अब भाषा के आधार पे बांट दीजिए, क्योंकि भाषा जो है वो एकता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगर आपने गुजरात को अलग किया, गुजराती भाषा है, मराठा को महाराष्ट्र को अलग किया, तो गुजरात अपने क्षेत्र का विकास करेगा और महाराष्ट्र अपने क्षेत्र का विकास करेगा। अगर आप देखेंगे जैसे बिहार को जब हम लेते हैं तो आप पूरे बिहार के किसी भी जिले में बैठ जाइए, आपकी जो टोन होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, होती है ना? इसीलिए वो भाषा पूरे बिहार को एकजुट क्या रखती है, करने में सफल है। आप कभी इसको महसूस करिएगा, बिहार के आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के किसी कोने में चले जाइएगा, आपको बिहार की लैंग्वेज क्या मिलेगी, एक मिलेगी, सेम मिलेगी। और भाषा में ताकत होती है कि वो एकता स्थापित करती है। ना हो तो कभी आप देख लीजिएगा, आप कहीं पर इंग्लिश बोलने वाले हो, कहीं हिंदी बोलने वाले हो, ऑटोमेटिक हिंदी बोलने वाले एक तरफ हो जाएंगे और इंग्लिश बोलने वाले एक तरफ हो जाएंगे। वो भले चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी चीज के हो, लेकिन वो तुरंत अपनी यूनिटी क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे।
होता है ना। गीदड़ ईदड़ की कहानी सुनाई जाती है कि गीदड़ की अपनी भाषा होती, बोलना स्टार्ट करते सारे गीदड़ एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। भाषा में ताकत है। बुंदेलखंड का जो प्रमुख कारण है, बुंदेलखंड में जिला बहुत सारे हैं। कहेंगे तो इसे तो बिहार में बुंदेलखंड से भी ज्यादा जिले हैं सर। लेकिन अगर आप बुंदेलखंड के वासी हैं तो आप जानते हो कि बांदा की भाषा अलग है, महोबा की भाषा अलग है, हमीरपुर की भाषा अलग है, छतरपुर की भाषा अलग है, झांसी की भाषा अलग होगी, ललितपुर की हो सकता है भाषा अलग होगी। आप देखेंगे हर जगह की भाषा में क्या है, एक अंतर मिलता है। इसलिए कभी भी हमारे क्षेत्र में एकता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा में ही अंतर है। भाषा एक होती तो निश्चित है हम लोग सब क्या हो जाते, एक हो जाते। भाषा बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। और मैंने कहा ना कि जैसे महोबा के लोग बोलेंगे ना तो जैसे सुनेगा ये तो हमारे टोन का है, महोबा वाले अलग हो जाएंगे, बांदा वाले अलग हो जाएंगे। तो इसका एक बहुत फर्क है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आर्थिक असंतुलन तो हम लोग क्या है पढ़ ही चुके हैं। तो आर्थिक असंतुलन में प्रमुख कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ की जो रॉयल्टी है, जो हमारे यहाँ का पैसा है, वो आपकी राजधानी में तो जा रहा है और राजधानी से वो हमारे तरफ आ नहीं रहा है, जिससे हम विकास से क्या है पीछे हैं। तो ये भी क्षेत्रवाद की एक प्रमुख मांग है, जो कि बुंदेलखंड में है ये चीज, लेकिन बुंदेलखंड में आवाज नहीं उठ पा रही क्योंकि हमारी भाषा क्या है अलग अलग है। तो अब कब होगा, जब सरकार स्वयं चाहे, राज्य सरकार चाहे और केंद्र सरकार जब वो चाहे तो अलग। और वो तब चाहेगी जब उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही हो। खिचड़ी मतलब उसको लगे कि यार बुंदेलखंड में तो हमारा गढ़ है, मतलब हम ही जीतते हैं पूरे बुंदेलखंड के 13 जिलों में। हाँ वोट बैंक है हमारा, ऐसा करते हैं इसको एक अलग राज्य बना देते हैं, 13 जिले का एक छोटा सा राज्य जिसमें बीजेपी की सरकार तो है। लेकिन अगर यहाँ वोट बैंक में सेंध लगी है, सेंध मतलब 13 जिले में 2 में सपा जीत रही है, 1 2 में बसपा, 5 6 में भाजपा, भाजपा कभी नहीं चाहे। सब खेल तो अंत में सत्ता सुख प्राप्त करने का है। सत्ता सुख, सत्ता सुख तो जानते हैं ना, बहुत बड़ा सुख होता है, जिसको मिल जाए वो छोड़ना नहीं चाहता। तो लिख लीजिए इस बात को। देखिए असमान आर्थिक विकास, असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को, असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है। असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है। असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जो क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता 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 है। देश के कई राज्यों के अंदर, देश के कई राज्यों के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। देश के कई राज्यों के अंदर आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। जो राज्य के अंदर, जो राज्य के अंदर, जो राज्य के अंदर असंतोष को जन्म देती है, जो राज्य के अंदर असंतोष को जन्म देती है, जो राज्य के अंदर असंतोष को जन्म देती है, जिससे जिससे राज्य की एकता और अखंडता को, जिससे जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा ना हो, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा ना हो, इसीलिए इसीलिए आर्थिक आधार पर, इसीलिए आर्थिक आधार पर छत्तीसगढ़, लिख पाएंगे राज्य, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड,
उत्तराखंड और नया कौन सा बना है? तेलंगाना। तेलंगाना। और जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर आगे लिख देंगे, 370 का मामला उठा लेंगे। नहीं लिख पा रहे हैं बेटा? लिख गया होगा। राज्यों का जन्म हुआ, जैसे राज्यों का जन्म हुआ। अच्छा एक और भी है, आपने कई बार ऐसा सुना है कि कई बार राज्य राज्य से भी टकराता है। ये तो राज्य के अंदर टकराव है, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य से भी टकराता है, कैसे? टकराने का न्यूज़पेपर में पढ़ो, कई बार राज्य आरोप लगाते हैं कि हमको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खास किसी विशेष राज्य को ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। क्या बेटा? किसको? नदी। हाँ ठीक है, नदी को लेकर कर सकते हैं। और किसको? सीमा विवाद को लेकर के, ठीक है। और ठीक है। और बिल्कुल संसाधनों का असमान वितरण, कहीं पर संसाधन कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इसमें जिम्मेदारी फिर केंद्र की होती है। केंद्र की होती है। जैसे कोई राज्य संसाधनों से परिपूर्ण हो, जहां पर उसके पास संसाधन अच्छे हैं, जैसे गुजरात संसाधन है, समुद्र का किनारा है, पहले से इंडस्ट्रियल एरिया, अंग्रेजों ने भी क्या कर दिया था, उसको डेवलप कर दिया था। और कई ऐसा इलाका जहां पर कुछ भी नहीं है, जहां पर किसी प्रकार के संसाधन भी नहीं है, तो फिर केंद्र सरकार को उस राज्य को विशेष पैकेज, सुना होगा आपने विशेष पैकेज, सुना होगा, तो केंद्र सरकार फिर उस राज्य को विशेष पैकेज देती है कि क्योंकि आप आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो हम आपको आर्थिक मदद दे करके आपके राज्य को उठाने की क्या करते हैं, कोशिश। तो कई बार राज्य राज्य से यह आरोप लगा देता है कि केंद्र सरकार किसी खास विशेष राज्य पर मेहरबान ज्यादा होती है, और खासतौर पर उस पर जहां पर उसकी खुद की सरकार है, और जो जहां पर विपक्षी दल की सरकार है तो वहां पर उसको पैसा नहीं देती, तो ये भी क्षेत्रवाद को क्या देता है, जन्म देता है। और खासतौर पर अगर राजनीतिकरण हो जाए इसका, राजनीतिकरण में जब चुनाव आ जाए, तो कई बार ये वोट बैंक के लिए भी क्या किया जाता है, काम किया जाता है। देखिए केंद्र की बैठी हुई बीजेपी सरकार ने पंजाब के साथ क्या किया, भेदभाव किया, क्योंकि पंजाब में किसकी सरकार नहीं है, बीजेपी की नहीं है, तो उन हमारे साथ भेदभाव किया। ये सिखों को अपना नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ बोलना स्टार्ट कर दे तो पंजाब के लोग एकजुट हो जाएंगे, और किसके खिलाफ नाराज हो जाएंगे, सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ये भी तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को क्या है, जन्म देगा। लेकिन कैसा क्षेत्रवादी है, सकारात्मक कि नकारात्मक? ये नकारात्मक क्षेत्रवाद होगा, है ना। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा लिख लीजिए, बैठो, बहुत अच्छा। ऐसे पार्टिसिपेट कर देखिए, क्वेश्चन कहीं कठिन नहीं आता। अच्छा आपको मैंने 2 क्वेश्चन जो भेजे थे, मुझको बस इतना बता दीजिए कि सर जो नगरीकरण का आपने टॉपिक पढ़ाया था वहीं से ही है। तो एक चीज तो आपको समझ में आया, जो मैं आपको समझाता हूं कि आप 6-7 पेज पढ़िए, और उसके बाद उसमें कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप 6-7 क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन उतने ही 6-7 पेज में हर क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जिस दिन ये आप सीख जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का। पढ़ना कम है, एनालिसिस ज्यादा करना है, और लिखना ज्यादा, इतना अगर आपके दिमाग में आ गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली इलाहाबाद में इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसमें लोग महर्षि बन जाते हैं, महर्षि। महर्षि जानते हैं? अगर उनके कमरों में जाओ तो बाबा दिखाई नहीं देते हैं, वो ढके रहते हैं, किनसे, किताबों से। हाँ आप जाओ तो पता चला इतिहास की इतनी मोटी किताबें, वो खुश होता है, देखा इतिहास का ये राइटर, ये राइटर, ये राइटर, ये राइटर, ये राइटर, पता 10 राइटर रखे अपने पास। पीएचडी थोड़ा तुमको करनी है, सामान्य जानकारी से वो आपसे क्वेश्चन बनाने की क्या करेगा, कोशिश, वो आप डेवलप नहीं कर रहे हो, और आप यहाँ पर प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हो, और पेपर दे रहे हो तुम पीसीएस का। प्रोफेसर का पेपर अलग होता है, पीसीएस का पेपर अलग होता है। हमसे कोई कह दे कि सर हम आपकी पढ़ाई करके नेट क्वालिफाइड कर देंगे, धोखे से हो जाए आपका, वो अलग बात है, लेकिन ये पढ़ के साथ में नहीं हो पाएगा। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत डीप जाके पूछेगा, क्योंकि उस विषय पर आपको विशेषज्ञता क्या है, हाँ, लेकिन हो जाता है क्योंकि आपके अंदर मेहनत करने का गुण क्या है, आ जाता है। तो आप आपके अंदर मेहनत है तो आपने 30% जैसे मान लीजिए भूगोल पढ़ लिया, या 40% पढ़ लिया, आपको पीएचडी देना है या नेट देना है भूगोल से, तो 30-40% तुमने क्या है और पढ़ लिया, तो सिलेक्शन 100% में थोड़ा होता है, सिलेक्शन तो 30-40% में होता होगा ना। मुझे नेट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन यूआरडी के बच्चे हर फन मौला है, वो केबीएस में निकाल लेते हैं, नेट भी निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। तो इस चीज को भी लिख लीजिए, थोड़ा सा आर्थिक असंतुलन के बारे में लिख लीजिए, लिख लीजिए।
जब केंद्र की सरकार, ऐसे लिखो, जब केंद्र सरकार, से बीजेपी ना लिख देना, हाँ, दोस्तों गुस्से में रहते हैं, है ना, खासतौर पर गुस्सा हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ ज्यादा होता है ना, गुस्सा उसी से होगा जो सत्ता में होगा। लिखिए क्या लिखा, जब केंद्र सरकार, लिखिए जब केंद्र सरकार नीति आयोग के माध्यम से, एक आयोग है ना, कौन सा, नीति आयोग, नीति आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से उस राज्य के लिए अधिक आर्थिक योजनाएं बनाती है, उस राज्य के लिए अधिक आर्थिक योजनाएं बनाती है, जहां पर उसकी सरकार होती 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 है, तो दूसरा राज्य जो उपेक्षित हो गया है, दूसरा राज्य जो उपेक्षित हो रहा है या उपेक्षित महसूस कर रहा है, दूसरा राज्य जो उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो उसमें भी क्षेत्रवाद का जन्म होता है, तो उसमें भी क्षेत्रवाद का जन्म होता है। तो देखिए धर्म के आधार पर, भारत में तो धर्म के आधार पर बहुत बड़ा क्षेत्र जन्म होता है क्षेत्रवाद का। धर्म के आधार पर हमारे देश का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। और वर्तमान में भी देखा जाए तो धर्म के आधार पर क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता का क्या है, जन्म है। तो धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद पनपता है, और उसके पीछे की जो मूल वजह है वो है भारत की क्या, राजनीति, और कोई कारण नहीं। राजनीति की वजह से धर्म के आधार पर कई बार हम लोग क्षेत्रवाद को क्या देते हैं, हवा देते हैं, जो देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या होती है, खतरा होती है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। जैसे वो ओवैसी नहीं है, ओवैसी कौन, हैदराबाद का ना कहीं, आप ये माने कि अवैसी जैसे लोग बीजेपी के लिए वरदान होते हैं। बीजेपी तो चाहती है कि अवैसी जैसे लोग और अधिक से अधिक हमें जितना खराब बोल सकता है बोले। क्यों, क्योंकि वो भड़काते हैं, तो हिंदुओं को लगता है कि ये देखा, कह रहे हैं, अब हमको क्या होना है, एकजुट। तुम्हें तो कई बार लगता है केंद्र सरकार पैसा दे देती होगी, ऐसा करो, कल तुम बोले नहीं हो, तो कहेंगे सर वो क्या हुआ ना, थोड़ा सा वो, समझ रहे हैं ना क्या, अरे सर वो चाय पानी मिल जाता तो अच्छा हो जाता, कल डीजल खत्म हो गया था तो बोल नहीं पाया, तो डीजल का असर समझ में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, डीजल पहुंचा रहे हैं, आज तो डिजिटल जमाना है, डिजिटल तो नहीं भेजते होंगे, ठीक है तो कहते हो कि ठीक है डीजल रात तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, लेकिन सुबह उठते ही तुमको सबसे पहले क्या देना है, बयान देना है, जिससे ताकि क्षेत्रवाद का क्या हो, जन्म हो। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये अधिकतर राजनीति के चक्कर में होता है हमारे यहाँ। तो लिख लीजिए इस बात को, ठीक है। धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है, धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है, धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है, धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, ध्यान रखिएगा राजनीतिक पार्टी शब्द का प्रयोग करिएगा, ठीक है, हंसी मजाक में हम चाहे जो कह लें, बीजेपी वाले आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, सर आपसे बेहतर तो कोई नहीं है, ठीक है। देखिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों से, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों से उनके क्षेत्रीय विकास के वादे किए जाते हैं, लोगों से उनके क्षेत्रीय विकास के वादे किए जाते हैं, लोगों से उनके क्षेत्रीय विकास के वादे किए जाते हैं, जो देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक होते हैं,
जो देश की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए हानिकारक होते हैं। जो देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, कुछ भी लिख लीजिए, के लिए नुकसानदायक हानिकारक होते हैं। एक पॉइंट लिखेंगे इसमें, कल ही के पॉइंट से जुड़ेंगे सांप्रदायिकता से। आपको गांधी जी का स्टेटमेंट याद है ना, कि अगर आपने दलितों को अगर हिंदुओं से क्या है अलग मान लिया तो उनका भला नहीं होगा, उनका विकास क्या हो जाएगा, और होती थी। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यूके जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कितने लोग जानते हैं? बहुत अच्छे। अब जानते हैं तो प्रश्न पूछूंगा। यूके कितने राज्यों से मिलकर के बना है? यूके कितने राज्यों से मिलकर के बना है? नाम बताइए। हाँ, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, यही तो है। ये है स्कॉटलैंड, ये है वेल्स, ये है आपका इंग्लैंड, ये है नॉर्थ आयरलैंड, यही है ना। यहाँ के चारों राज्य कभी भी अपने आप को यूके से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। भारत में नहीं अलग कर सकते। भारत राज्यों का संघ। ऐसे ही यूएसए में भी है, उसके 54 राज्य कभी भी अपने आप को यूएसए से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो स्कॉटलैंड एक बार अलग हो रहा था। क्या हो रहा था? अलग हो रहा था। जनमत संग्रह कराया गया। नहीं, जनमत संग्रह जब कराया गया तो जनमत संग्रह स्कॉटलैंड के पक्ष में नहीं गया। वहां के लोगों ने अपने आप को यूके से अलग होने से क्या कर दिया, मना कर दिया। खासतौर पे बुजुर्गों ने, बुजुर्गों ने कहा कि अगर हम स्कॉटलैंड अलग हो गया और अलग देश बन गया तो फिर हमारी पेंशन कौन देगा हमको, हमारा खर्चा कौन उठाएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड नया नया राज्य देश बनेगा तो उसके पास इतनी पूंजी नहीं होगी। तो हमारा भला है कि हम यूके के साथ बने रहे। तो आप कहेंगे ये बात यहां से कैसे उठा रहे हैं? ये इसलिए उठा रहा हूं कि कई बार हमको लगता, हमको जानबूझ के लोग भड़काते हैं कि अलग हो जाओगे तो विकास ज्यादा होगा। नहीं भड़काते। ऐसे घर में भी होती है ना कहानी, बहू आती तो बताती है कि देखो अलग हो जाओ तो क्या है, विकास ज्यादा हो जाएगा। तो कई बार देखा होगा कि विकास तब ज्यादा हो जाता है अगर आप भी कमा रहे हो, पूरा घर आप पर क्या है, आश्रित है, वो तो अलग हो जाएगा। आपने कभी देखा वो तुरंत एक झटके से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर उनको पता चला कि सब कुछ तो वहीं से आ रहा है तो वो नहीं अलग होगा। क्यों? अगर दिमागदार होगा तो नहीं अलग होगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं पर आश्रित हैं, उन्हीं से अधिकांश खर्चा चल रहा है। अगर अलग हो गया तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसे ही इसमें ध्यान देना चाहिए। इसमें एक लिखवा रहा हूं, बहुत अच्छा पॉइंट, क्वेश्चन बन सकता है कि धर्म के आधार पर अगर हमको कोई अलग करना भी चाहे तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम निर्भर किस पर। अगर हमारी निर्भरता उन पर है तो हम अलग होकर के अपना विकास नहीं कर पाएंगे। उनके साथ रह करके उनसे हक मांग करके अपना विकास किया जा सकता है। हक मांगना अलग होता, अलग होना अलग होता है। नहीं आ रही बात समझ में? हक मानना अलग है, अलग होना अलग है। हक होता है कि नहीं हम, हाँ हाँ अंग है, हम हमें हमें ये सपोर्ट चाहिए, आप हमको ये सपोर्ट दीजिए, तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप उसके अभिन्न अंग है, तो आपका विकास होता रहेगा। नहीं अलग होगा तो फिर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को भी लिखिए। लिखिए, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना, धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना लोगों के, लोगों के उन धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है। लोगों के उन धार्मिक विश्वास
एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा, जो संविधान द्वारा उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए, जो संविधान द्वारा उन्हें मौलिक अधिकार पर प्रदान किए गए। विश्वासों एवं मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए हैं, प्रदान किए गए, प्रदान किए गए। प्रदान किए गए, ठीक। आगे लिखिए राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, ठीक। लिखिए लास्ट पॉइंट है। तो पता है कि भारत में क्षेत्रवाद का सबसे प्रमुख कारण क्या है? राजनीति। तो अलग से लिख देते हैं, लिखे भारत के क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में, भारत के क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में, भारत के क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति, राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है, राजनीति की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को राजनीतिक लोग ही प्रदान करते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीति ही प्रदान करती है, ऐसा लिख लीजिए। हेलो हेलो, हाँ शिवम, क्या लिखा आप लोगों ने? भारत में राजनीति की समस्या को बल, क्या लिखा है? नहीं, भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीति ही प्रदान करती है। भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को राजनीति ही प्रदान करती है। देखिए राजनीतिक आधार पर ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। 370 हटाया गया राजनीतिक आधार पर ही, राजनीतिक आधार पर ही। क्या लिखा बेटा आप लोगों ने? हाँ, राजनीतिक कारण के कारण ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो कि वो है अच्छी चीज है, लेकिन 370 राजनीतिक आधार है, क्योंकि उससे वोट बैंक क्या हुआ है? और मजबूत हुआ है, जिस पार्टी ने हटाया है। ये इसका तो फिर कल हम लोग कल तीसरा पॉइंट उठाए इसका, समस्याएं। हेडिंग डाल लीजिए क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याएं और चुनौतियां। कल समझेंगे उसको, समझ में आ रही होंगी हेडिंग अब, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर है। तो 6 से लेकर 9 तक के टॉपिक लगभग एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। और 9 के बाद जानते कौन सा टॉपिक आ रहा है? भूगोल आ रही है। ध्यान रखें ज्योग्राफी के, लेकिन वो पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा जो आपको फाउंडेशन बैच में पढ़ा चुके हैं। लगभग 1 से 2 हेडिंग है जो पूरी पूरी फाउंडेशन बैच की है। उसमें आपको पढ़ाएंगे मानव बस्ती है, जनसंख्या है, ये सब नगरीकरण कैसे बस आउट होती है, सब पढ़ाएंगे। तो कल की हेडिंग है क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्या और चुनौतियां, ठीक।